नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए राजेंद्र राव जी की कहानी लौकी का तेल। सरदार रतन सिंह, जिन्होंने यह मकान दिलवाया था, मानो हौसला अफजाई करते हुए कहा, अरे ओ जी बंसल साहब, आपकी तो मौज हो जानी है। यहाँ तो बड़े पकौड़े बनते हैं, गर्मा गर्म, हर वक्त कढ़ाई तो चढ़ी रहती है। और क्या वैरायटी होती है पकौड़ों की, पालक के, प्याज के, आलू के, बैगन के, एकदम करारे करारे। ठीक घर के पीछे है राम अवतार हलवाई की दुकान। अरे जब मन चाहे पकौड़े मंगा लो, एक क्या 10 मेहमान आ जाए घर में, कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं। असल में पीछे सड़क के पार कॉटन मिल का मेन गेट था, जहां हर समय लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। एक शिफ्ट छूटती दूसरी के वर्कर अंदर जाते। यही हाल भोजन अवकाश के समय होता। इस वजह से हलवाई की दुकान में पकौड़े या समोसे बनते ही रहते थे। मकान शिफ्ट करके यहाँ आए तो सामान उतरवाने रखवाने वाले मजदूरों और सहायता के लिए आए मित्रों के लिए चाय पकौड़े पीछे से मंगवाए गए। रतन सिंह ने गलत नहीं कहा था, पकौड़े सचमुच करारे और मजेदार थे। कहाँ शांत साफ सुथरी सरकारी बस्ती का बंगला और कहाँ कॉटन मिल गेट की गहमा गहमी। आक्रांत यह किराए का मकान। इस माहौल का अभ्यस्त होने में काफी समय लगा, मगर मिल के गेट पर अक्सर बनी रहने वाली रौनक का हमने खूब लुत्फ उठाया। पकौड़े और समोसे तो नियमित रूप से नाश्ते में शामिल हो गए। सब्जी भाजी और फलों का भी आराम था। मिल के गेट पर हर शिफ्ट छूटने के समय अच्छा खासा बाजार सज जाता था। चूंकि वहां क्रेता मजदूर होते थे, इसलिए सस्ती दर पर चीजें बिकती और हाथों हाथ बिक जाती थी। सब्जी फल ही नहीं, वहां दाल चावल मसाले, सस्ते रेडीमेड कपड़े, अंगोछे, मच्छरदानियां और जाने क्या क्या बिकने को आता था। शुरू में तो संकोच हुआ, फिर हम भी इस बाजार के ग्राहक बनकर सर्वहारा वर्ग के निकट आने की एक स्वचालित प्रक्रिया में शामिल हो गए। होना ही था। पिताजी के रिटायर होने के बाद पहले सरकारी बंगला गया, फिर एक एक करके सारी सुविधाएं। अब वेतन की जगह पेंशन थी, जिसमें अपनी बुजुर्गा पहचान बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। मैं खुद सरकारी साधारण नौकरी पर था और 2 छोटे भाई पढ़ रहे थे। धीरे धीरे वह मिल हमारे लिए खुलती गई। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब हमें राम अवतार के हर समय बनते रहने वाले पकौड़े भा गए थे। फिर सस्ती सब्जियां, किफ़ायती अंडरवियर और अंगोछे हमारी क्रय सूची में शामिल हुए। फिर मामला बढ़ता गया। हम लोग सोचने लगे कि कम से कम घर का एक लड़का तो मिल में नौकरी पा जाए। इस दिशा में कार्य भी हो रहा था। मैंने पड़ोस में रहने वाले मिल के वेलफेयर ऑफिसर गर्ग साहब से जान पहचान बढ़ा ली और वे घर आने जाने लगे। परिवारों में भी मेल जोल बढ़ा। बाद में एक दिन माँ ने बताया कि गर्ग साहब और उनकी पत्नी को अपनी कन्या के लिए मैं पसंद हूँ और मेरे छोटे भाई को बीएससी पास करते ही वे मिल्क में केमिस्ट की नौकरी दिलवा देंगे। अब जरा सोचिए, यह सब मकान के आने के 6 महीने के भीतर भीतर हो गया, एकदम किसी जादू की तरह। सच कहता हूँ, गर्ग साहब की कन्या तो मुझे प्रथम दृष्टि में ही पसंद आ गई थी। वह घर से कॉलेज जाने के लिए सिर झुकाए दुपट्टा लहराती निकलती और उसी तरह सिर झुकाए नजरें जमीन पर गड़ाए घर लौटती। माँ कहती, कितनी सुशील कन्या है, मगर शादी तभी करेंगे जब कम से कम एक लड़के को नौकरी पर लगवा देंगे। दान दहेज तो कुछ देंगे नहीं, और दे भी तो कहाँ से। इसी नौकरी से 3 बहनों की शादी की है। लड़के को इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कराया है। खैर, हमें दहेज चाहिए भी नहीं, बस एक लड़का मिल में लग जाए, इतना बहुत है। मिल की नौकरी कहने के लिए प्राइवेट है, मगर सुविधाएं सरकारी से कहीं ज़्यादा है। देखो, वर्दी मिलती है, ओवर टाइम मिलता है, बोनस में 1-1.5 महीने की तनख्वाह, हर साल सस्ते दाम पर एक बोरा गेहूं, मिल के फॉर्म का, कोऑपरेटिव से लोन और जाने क्या क्या। ऐसी नौकरी मिलती है कहीं, वह भी घर के ठीक पीछे। यह तो राम जी की कृपा है जो घर दिलाने के बहाने यहाँ ले आए हैं। तो मैंने उन्हें याद दिलाया तो बोली, हाँ हाँ, भला हो रतन सिंह जी का जो उन्होंने यह घर दिलाया। और इसमें कोई शक नहीं कि शोर शराबे, खास तौर पर यूनियन की अक्सर गेट पर चलने वाली नारेबाजी से होने वाले व्यवधान को छोड़ दिया जाए तो यह घर हर दृष्टि से सुविधाजनक था। यहाँ से मेरे दफ्तर की दूरी मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर थी। भाइयों के कॉलेज भले ही दूर हो, मगर टेम्पो की सवारी सुलभ थी।
बैंक, पोस्ट ऑफिस, मिल के गेट पर ही थे। मजदूरों के चंदे से बना एक मंदिर एकदम बगल में था। छोटा मोटा बाजार तो वहां लगता ही था। हर नई फसल को जीन्स आसपास के गांवों से वहां साइकिलों पर लद कर बिकने के लिए आती थी। पहले कुछ दिनों अटपटा सा लगा और फिर मन वातावरण में रमने लगा। वहां शाम को जनरल शिफ्ट छूटने पर लगने वाला बाजार और हर हफ्ते 10 दिन बाद होने वाली यूनियन की मीटिंगें खासी दिलचस्प होती थी। ऑफिस से आने के बाद अक्सर मैं पकौड़े लेने के बहाने वहां एक तमाशबीन की तरह पहुंच जाता था। कुछ देर बाजार में भाव ताव करता या ट्रेड यूनियन नेताओं के जोश भरे भाषण सुना करता। मिल से 2 दशक पुरानी लाल झंडे वाली जमी जमाई यूनियन थी, जिसे उखाड़ने के लिए सत्ताधारी दल की एक यूनियन मैदान में उतारी गई थी। उसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, मगर गहमा गर्मी तो थी ही। ऐसी ही एक शाम को लौकी का तेल बेचने वाले कलंद से मेरी मुलाकात हुई। उसकी साइकिल के हैंडल पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, शुद्ध लौकी का तेल, नकली साबित करने वाले को 5,000 रुपये इनाम। पहले पहल देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे मालूम नहीं था कि लौकी का तेल भी होता है। तीव्र उत्कंठा के मारे उसी से पूछ बैठा, क्या लौकी का भी तेल होता है? इस बेवकूफ़ी भरे प्रश्न से वह आहत हुआ होगा, नाराज भी। बोला, तो हम क्या साले हैं जो यहाँ बेचने के लिए खड़े हैं? उसको घेरे खड़े मजदूरों में से एक ने मुझ पर तरस खाकर कहा, बाबू, आप शहरी आदमी नहीं जानते कि लौकी का तेल कितना जो है ना फायदेमंद होता है। अरे गांव देहात में कौन डॉक्टर बैठा है का जो अध कपारी और तमाम खोपड़ी के मर्ज का इलाज जो है सो करेगा? तब लौकी का तेल ही ना जो है सो काम आता है। इधर जितना भी मजदूर भाई छुट्टी में गांव जाता है, बोतल 2 बोतल तेल लेकर जाता है। तेल वाला भी थोड़ा पसीजा। बाबू, ऐसा वैसा मत समझिए, मैं तेल सिर्फ एडवांस बुकिंग पर सप्लाई करता हूँ। अभी आप मांग लो तो दे नहीं पाऊंगा। लौकी का तेल निकलता ही कितना है। हाँ, नकली चाहे जितना भी ले लो। सीसा मऊ में जॉन मिलता है ना, आप बाबू लोग ही लेते हैं, क्या वैसली है? कई लोगों ने इस बात की ताकीद भी की। हाँ हाँ, तेल तो इनका असली है, पैसा भले ही ज़्यादा है सो ऐठते हैं। तब तक उसके एडवांस बुकिंग वाले ग्राहक आ गए और एक गंदे थैले में से चिकट बोतलें बाहर आने लगी। एक आदमी ने इशारे से मुझे पास बुलाकर कान में कहा, बाबू, कभी कभी जो है ना सो मर्द और औरत की गर्मी नीचे खल्लास होने के बजाय ऊपर चढ़ जाती है दिमाग में, तो आदमी जो है ना सो एकदम पगला जाता है। लोग समझते हैं कि ये जो है ना सो ऊपर की हवा है, मगर वो तो हवा नीचे की होती है, समझे ना? तब ये लौकी का तेल काम आता है। थप्पी पर लगाया नहीं कि खोपड़ी पर का मामला ठंडा, दिमाग से लेकर नीचे तक सब कुछ रैप। चैन मिलता है, खूब नींद आती है मरीज को। और कुछ लोग कहते हैं जिनकी देर तक जो है ना शादी नहीं होती सो कभी कभी सरसाम हो जाता है, तो उनके लिए तो लौकी का तेल रामबाण है, ऐसा ही समझिए। इस मूर्खतापूर्ण चर्चा में मैं कुछ और उलझता कि टेम्पो स्टैंड से सिर झुकाए हुए आती अपनी भाभी वाग्दत्ता दिखाई दी और मन कहां से कहां पहुंच गया। मिल पर धीरे धीरे श्रमिक अशांति के बादल मंडराने लगे। नई यूनियनों की मीटिंगों से भले ही मुट्ठी भर लोग जमा होते हैं, मगर उसके तेवर तीखे होते जा रहे थे। बोनस दशहरे से पहले बढ़ता था। पुरानी यूनियन 1.5 महीने के वेतन पर राजी थी, लेकिन नई यूनियन ने इसे नकार दिया और 2 महीने के बराबर बोनस की मांग को लेकर जोरदार मुहिम छेड़ दी। असल में सत्ताधारी पार्टी का एक तेज तर्रार युवा नेता इस काम के लिए मैदान में उतारा गया था। ना तो वह मिल में काम करता था, ना ही ट्रेड यूनियन की पृष्ठभूमि थी। हाँ, आत्मविश्वास गजब का था। उसने हड़ताल का नोटिस दिया तो यह भेद खुला कि नई यूनियन को गुपचुप मान्यता मिल चुकी है। पुरानी यूनियन ने इस मान्यता को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी और श्रमायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने दल बल सहित गए, तो मैदान खाली पाकर वह युवा नेता मिल के गेट के सामने तंबू कनात लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ गया। मिल प्रबंधन ने भी कोई आपत्ति नहीं की। अब पुरानी यूनियन के सामने यह धर्म संकट पैदा हुआ कि ज्यादा बोनस की मांग का विरोध कैसे करें। फिर भी सैद्धांतिक आधार पर इस मांग का विरोध किया गया और ताबड़तोड़ कई मीटिंगें करके मजदूरों को इसका औचित्य समझाने की कोशिश की गई। उधर भूख हड़ताल पर बैठे नेता के समर्थन में सुबह शाम विधायक, सांसद और जाने माने राजनीति के खिलाड़ी आने और भाषण देने लगे। इस अनशन स्थल पर जो भीड़ रहती थी
उसमें बहुत तरह के लोग होते थे, लेकिन मिल मजदूर दूर से ही तमाशा देखते थे। बस इसी आश्वस्ति के कारण पुरानी यूनियन मात खा गई। मिल प्रबंधन ने 2 महीने के वेतन के बराबर बोनस की मांग मान ली। पुराने नेताओं के बरसों के संघर्ष से लगा कि तंबू इस आंधी में ऐसा उखड़ा कि फिर वापस नहीं लग पाया। मिल मजदूरों ने नए और युवा नेता को कंधे पर उठा लिया। मिल के गेट से ऐतिहासिक विजय जुलूस निकला, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए। उसके साथ मिल जैसे 2 हिस्सों में बंट गई। राम अवतार की दुकान पर हंसी खुशी चाय पीते पकौड़े खाते लोग अब वाक्य युद्ध में रत होने लगे। नई यूनियन के समर्थक कुछ ज्यादा ही जोश में रहते और जल्दी ही जुबानी जंग मारपीट में बदल गई। पहले गेट के बाहर हुई, फिर मिल के अंदर। बोनस से जेब जितनी गर्म हुई, उससे ज्यादा मिल मजदूरों का दिमाग गर्म रहने लगा। जिस दिन बोनस बटा, मिल के गेट पर बाजार क्या अच्छा खासा मेला लगा। पहली बार किस्तों पर टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल बेचने वाले स्टॉल लगे। जींस, टी शर्ट और मैक्सी विक्रेताओं ने पारंपरिक कच्चे बनियान अंगोछे के दुकानदारों को दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे छोटे भाइयों ने अपनी पसंद की जीन्स और टी शर्टें खरीदी। हलवाई की दुकान में तो सुबह से ही जलेबियां छन रही थी। मैं भाइयों को कपड़े और जलेबियां दिलाकर माँ को मनाने में जुटा। बाइक लेने की तमन्ना जाने कब से सीने में दफन थी, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि एक मुश्त इतनी रकम जुटा पाते। किस्तों पर लेने का यह सुनहरा मौका था, लेकिन माँ ने दूरदर्शिता का नमूना पेश कर दिया। अरे जहाँ इतने दिन काटे वहाँ थोड़े दिन और सब्र कर ले। ठीक है, दहेज में रुपया पैसा नहीं दे पाएंगे, मगर ऐसे गए गुजरे तो हम भी नहीं कि मोटरसाइकिल तक ना दे। हाँ, तुम अगर पहले ही खरीद कर बैठ जाओ तो बात और है, फिर उन्हें नहीं देने का बहाना मिल जाएगा। आजकल तो छोटे से छोटा आदमी भी लड़की की शादी में फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल, दवा सब देता है। जाओ, वहाँ लौकी के तेल वाला खड़ा है तो 100 ग्राम ले आओ। राम जाने खुशकी है कि कोई बला सिर दर्द के मारे फटा जाता है। मेरी समझ में नहीं आया कि माँ की इस होशियारी पर खुश हूँ या नाखुश, पर मेरा जी कुछ हल्का हो गया। मैं लौकी के तेल की तलाश में बाहर आया तो देखा मेरी वुड भी अपने छोटे भाई के साथ दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ी है। अब तो मैं एकदम हक्का बक्का। शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। उसके भाई ने कहा, मम्मी ने कहा है कि मदन भैया के साथ जाकर जीन्स और टॉप खरीद लो, जैसी सोनू भैया और मानू भैया ने ली है। दीदी को भी लेनी है। माँ के कान तो दरवाजे पर ही लगे थे। हाँ हाँ मदन बेटा, देख लेना कि राजू का कद अभी बढ़त पर है, 100 इंच 2 इंच बड़ी ही दिलाना। हाँ, श्वेता के लिए कोई ऐसी देखना जो 4-6 महीने पहले पहन ले तो पैसे वसूल हो जाए, बाद में कहाँ पहन पाएगी। और मेरे लिए तेल जरूर लेते आना, श्वेता की मम्मी ने ही बताया कि बहुत आराम मिलता है इसे लगाने से। मैं इस अप्रत्याशित परंतु सुखद दायित्व बोध से मन ही मन पुलकित होते हुए ऊपर से परम गंभीरता का चोला ओढ़कर मिलके गेट की ओर आगे आगे चला। मेरे पीछे श्वेता, उसके पीछे राजू। बिल्कुल राम सीता का वन गमन का दृश्य। जीन्स बेचने के लिए कंपनी की मोबाइल वैन आई थी। वहां पहुंचते ही दीदी ने अपना सदैव झुका रहने वाला दर्शनीय सिर जो उठाया, फिर फाइनल खरीद तक उठाए ही रखा। इस पूरे प्रकरण में उसने मेरी या राजू की पसंद या सलाह पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि रंग के मामले में राजू ने अपनी चलाने की कोशिश की तो उसे इतनी जोर से डांटा कि हम दोनों सहम गए। आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लौकी के तेल वाले की भी खिंचाई करते हुए उसने कुछ इस अदा से 100 ग्राम तेल खरीदवाया जैसे वह नकली तेल लेकर उस पर एहसान किया जा रहा हो। वह बेचारा दीदी दीदी करता रहा। हाँ, फिर लौटते समय उसने फिर से सीधी गऊ की तरह अपना सिर झुका लिया। अब बताइए इस अदाकारी पर कौन ना फिदा होगा। और मजेदार यह बात रही कि पहले मेरी माँ ने खरीदे गए कपड़ों को सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और बढ़िया चैन की प्रशंसा की, जिसको सुनकर जनक दुलारी मंद मंद मुस्कुराई और चोर दृष्टि से विजयी भाव से मेरी ओर देखा। बाद में सुना उसकी मम्मी को भी कपड़े बहुत पसंद आए और वे इस खरीदी में मेरे मार्गदर्शन की मुक्त कंठ से सराहना करने मेरे घर आई। मजेदार बात यह थी कि कपड़े ना तो मुझे पसंद थे और ना राजू को। उससे क्या होता है, मुझे लगा कि मेरा और श्वेता का यह गुप्त रूप से टेस्ट था जिसे हम दोनों खाटी मध्यम वर्गीय मानकों पर खरे पाए गए। दिवाली तक मिल मजदूर त्योहारी धुन में मग्न रहे।
बोनस मानो खुशियां ही खुशियां लेकर आया था। किस्तों पर कई फ्रिज और टीवी खरीदे गए। इस मिल के लिए एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत, किस्तों में बेहतर जीवन। जब नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारता पूर्वक देश भर में उधार पर सभी तरह के वाइट गुड्स धड़ाधड़ बेचे जा रहे थे, तो यह मिल कब तक बची रहती। बहरहाल संपन्नता के इस स्वादिष्ट फल को चखने के बाद वर्कर्स में एक नई चेतना जागृत हुई, जिसका सहारा लेकर नई यूनियन ने दिवाली के बाद तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रबंधन को नोटिस दे दिया। वास्तविकता यह थी कि पिछले 10 वर्ष से मिल में वेज रिवीजन नहीं हुआ था। नई यूनियन ने मुंबई और अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के समकक्ष वेतन मांग की थी। पुरानी यूनियन इसका विरोध करती मन महसूस कर रह गई। प्रबंधन ने दोनों यूनियनों के वार्ता के लिए बुलाया तो मजदूरों की बाँझ खिल गई। बैठक के पहले गेट पर हुई जनरल बॉडी मीटिंग के युवा नेता ने छाती ठोकर कहा, वह इस मिल में मुंबई अहमदाबाद के बराबर वेतनमान बढ़वाकर ही दम लेगा। गेट पर पीपल के पेड़ के नीचे एक नोटिस बोर्ड लगाया गया, जिस पर नई यूनियन द्वारा प्रस्तावित वेतनमान प्रदर्शित थे। मिल मालिकों ने फौरी तौर पर 10% वेतन वृद्धि की पेशकश की, वह भी इस शर्त पर कि कर्मचारी उत्पादन में भी 10% वृद्धि करने का लिखित संकल्प दें। पुरानी यूनियन इस पर लगभग सहमत थी, लेकिन नई यूनियन ने 25% से कम पर विचार करने से ही इनकार कर दिया, वह भी उत्पादन बढ़ाने की शर्त के बगैर। बातचीत टूट गई। अगले दिन जब पुराने नेता मीटिंग करके मजदूरों को 10% वेतन वृद्धि को स्वीकार करने के लिए समझा रहे थे, तो उसकी जमकर हुटिंग की गई। जल्दी ही वहां हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से कुछ सदाशयी लोगों ने गर्मा गर्मी को शांत किया। अगले ही दिन नई यूनियन ने आम सभा बुलाई, जिसे संबोधित करने प्रदेश सरकार के श्रम राज्य मंत्री आए और उन्होंने इस संघर्ष में श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का उद्घोष किया। तो किसी को रत्ती भर भी संदेह नहीं रहा कि इस लड़ाई में विजय किसकी होने वाली है, और नई यूनियन के नए युवा नेता ने हड़ताल के नोटिस का ऐलान कर दिया। किस्सा कुतहा यह है कि दिवाली के बाद जब देव नींद से उठे और मांगलिक कार्यक्रमों का सामाजिक सिलसिला आरंभ हुआ, तो कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त में कॉटन मिल में हड़ताल हो गई। इस मिल में लोग बताते हैं कि पहले भी कई बार हड़ताल हुई थी, मगर उसको लेकर ना तो इतने स्वप्न थे और ना ही अपेक्षाएं। हालत यह थी कि रोजाना सारे दिन चलने वाली गेट मीटिंग में सुबह से शाम तक मिल वर्कर बैठे रहते और सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से चाय नाश्ते का भंडारा चलता रहता। राम अवतार हलवाई की कढ़ाई दिन भर चढ़ी रहती और पकौड़े निकलते रहते। और सच तो यह है कि हमारे घर में यह एक स्थायी नाश्ता हो गया था। माँ कहती, जब अपनी अच्छी सुविधा मौजूद है तो मैं क्यों चूल्हे पर चढ़ी रहूं। अब तो नई बहू आएगी तो वही बनाएगी, कुछ नहीं, तब तक पकौड़े से ही काम चलाओ। पुरानी यूनियन ने हड़ताल का समर्थन नहीं किया और वर्कर्स से काम पर आने का आह्वान किया, लेकिन बढ़े हुए बोनस और वेतन में 10% वृद्धि की पेशकश ने कर्मचारियों को ही नहीं, अफसरों को भी डांवाडोल कर दिया। मुश्किल से 50-60 लोग जनरल शिफ्ट में हाजिरी लगवाने जाते थे, बाकी शिफ्टों में काम बंद था। उधर गेट मीटिंगों में दिनों दिन रौनकें बढ़ती जा रही थी। रोजाना कोई ना कोई वीआईपी अपने लाभ लक्ष्य के साथ वहां हड़तालियों के समर्थन देने पहुंच रहा था। मिल मजदूरों को ही नहीं, हम जैसे आसपास रहने वालों को भी उम्मीद हो गई थी कि जल्दी ही वेतन वृद्धि पर समझौता हो जाएगा। इन्हीं दिनों मौका देखकर गर्ग साहब ने एमएससी फाइनल में बैठने जा रहे मेरे छोटे भाई की एप्लीकेशन मिल में लगवा दी। उन्हें इस संबंध में चीफ केमिस्ट से पक्का आश्वासन मिल चुका था। माँ ने भी चुपचाप अपने विश्वसनीय दुलारे ज्वेलर्स के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। अभी इस संभावना पर नीतिगत दृष्टि से गोपनीयता का आवरण पड़ा था, इसलिए आस पड़ोस में किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। हाँ, गर्ग कन्या कुछ ज्यादा ही सिर झुकाकर चलने लगी। गर्ग परिवार के बारे में सुना जाता था कि उन्होंने शादी की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी है, बस मिल में हालात सामान्य होने की प्रतीक्षा थी। वेतन वृद्धि हमेशा किसी पिछली तिथि में लागू होती है और अच्छा खासा एरियर मिला करता है। गर्ग साहब इन्हीं घटनाओं पर निगाह लगाए हुए होंगे। प्रदेश के श्रमायुक्त ने मिल प्रबंधन और यूनियनों की त्रिपक्षीय बैठक बुलाई और समझौते के लिए जोर डाला। मिल मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए। उनकी बैलेंस शीट के हिसाब से मिल घाटे में चल रही थी और 10% से अधिक वृद्धि तभी संभव थी जबकि उत्पादन बढ़ाया जाए और सरकारी विभागों से कपड़े की आपूर्ति के ऑर्डर मिले। वे
एडहॉक के रूप में भुगतान के लिए तैयार थे अगर उत्पादन बढ़ाने का करार हो जाए। नई यूनियन ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया। अब वह 25% वृद्धि की मांग पर अड़ी रही। वार्ता विफल हो गई तो पुरानी यूनियन ने काम पर आने और 10% एडहॉक की वृद्धि को स्वीकार करने की घोषणा कर दी, मगर मिल प्रबंधन नई यूनियन के बगैर किसी किस्म के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। इस स्थिति ने अगले रोज मिल के गेट पर खून खराबे की भूमिका बना दी। दूसरे दिन सुबह शिफ्ट शुरू होने के समय पुरानी यूनियन के करीब 100 सवा सौ वर्कर अधिकारी अंदर जाने के लिए गेट पर पहुंचे तो उन्हें बलपूर्वक रोका गया। कुछ देर तक गर्मा गर्मी गाली गलौज होती रही तो थोड़ी देर बाद मारपीट में बदल गई और देखते ही देखते लाठी डंडे पत्थर चलने लगे। सुनियोजित ढंग से कुछ नेताओं और अफसरों को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस के आने तक कई लोग घायल हो चुके थे, कुछ तो वहीं धाराशायी थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के बड़े अधिकारी फौज फाटे के साथ पहुंचे। दोनों यूनियन और ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मिल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने भी लिखित में रिपोर्ट दी और मिल की सुरक्षा की मांग की। घायलों को एम्बुलेंस में जिला अस्पताल भेजा गया और मिल के गेट पर पीएससी की 2 बटालियन लगा दी गई। दोपहर होते होते मैदान साफ हो गया और इस पूरी महाभारत के दौरान नई यूनियन का नया और युवा नेता किसी को भी नजर नहीं आया। रात को पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वह फरार हो चुका था। बाद में पता चला उसने तो पहले से ही अदालत में अग्रिम जमानत ले रखी थी। खैर, नई पुरानी यूनियनों के 2 दर्जन से अधिक नेता रात में धर लिए गए। कई दिन बाद जब वे लौट कर आए तो खेल कब का खत्म हो चुका था। मिल मालिकों ने हिंसा, खून खराबे और लगातार बढ़ते घाटे को आधार बनाकर तालाबंदी घोषित कर दी, जिसके विरोध में यूनियन की आड़ में प्रदेश में 70 राजनीतिक दल ने संगठन स्तर पर मोर्चा संभाल लिया। मिल के गेट के सामने सड़क पार मैदान में जबरदस्त आंदोलन कई महीने चला, जिसमें श्रमिकों को ढांढस बंधाने स्वयं मुख्यमंत्री तक भी आए, मगर मिल मालिकों के कान पर जू नहीं रहेंगे। उन्हें राजधानी बुलाकर हड़काया गया तो वे सिर्फ 1 रुपए में सरकार को मिल बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कोई सरकार इस आफत को मोल लेने के लिए तैयार नहीं हुई, न केंद्र में न प्रदेश में। दोनों इसके पहले ही घाटे में चल रही मिलों का अधिग्रहण करके अपनी उंगलियां जला चुकी थी और बैठे बैठे कर्मचारियों को रुला रुला कर किसी तरह वेतन दे रही थी। कुछ को बैंकों से ऋण दिलवाकर उत्पादन शुरू करवाया, लेकिन कुशल प्रबंधन और नई तकनीक के अभाव में घाटा तथा बैंक का ब्याज निरंतर बढ़ते गए। ऐसे कई मिलों की कुर्की की नौबत आ चुकी। चूंकि तालाबंदी पुख्ता कानूनी आधार पर की गई थी, इसलिए पुरानी यूनियन इस अवैध करार जाने का मुकदमा हार गई। मिल के नोटिस बोर्ड पर कर्मचारियों के बकाया भुगतान की सूचना हो गई और वे आसमान से गिरे। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वे ठगे गए। पहली बार युवा नेता की जमकर हुटिंग हुई। उसने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। वह अपनी पहुंच के एक प्रभावशाली केंद्रीय मंत्री के हाथ पैर जोड़कर गेट मीटिंग में ले आया। इस मीटिंग का इतना प्रचार किया गया कि मिल मजदूर ही नहीं, मीडिया और पार्टी संगठन के लोगों का भारी जमावड़ा हुआ। मंत्री महोदय तालाबंदी से बेरोजगार हो गए मजदूरों को मरणांतक स्थिति से बाहर निकालने का कारगर फार्मूला लेकर आए थे। उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि सरकार के भरोसे रहने के बजाय वे प्रारंभिक पूंजी स्वयं जुटाएं, उनकी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का जितना भी पैसा है उसे शेयर लेने में लगाएं और स्वयं मालिक बनकर चलाएं। प्रदेश और केंद्र की सरकार इसमें हर तरह की मदद करेगी। मंत्री जी के इस अनोखे प्रस्ताव पर तालियां तो बजी, मगर पुरानी यूनियनों के मजदूरों के बीच अपना खोया हुआ आधार वापस लेने का स्वर्णिम अवसर आखिर मिल ही गया उनको। पुरानी यूनियन के मिल वर्करों को कि पीएफ और ग्रेच्युटी पर डाका डालने की इस तथाकथित साजिश को लेकर ऐसा हंगामा मचाया कि नई यूनियन को जवाब देना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे मजदूर बहुत सारे अपने गांव चले गए। यहाँ रहने का मतलब था बची कुची रकम से भी हाथ धोना। मिल खुलने की आशा क्षीण होती जा रही थी। सिक्योरिटी और कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सबकी छुट्टी हो गई। मुश्किल उन मजदूरों की थी जिनके पास वापस जाने के लिए कोई गांव नहीं था। उन्हें तो यहीं जीना मरना था। जिनके ऊपर मिल की नौकरी का मुलम्मा ज़्यादा नहीं चढ़ा था, उनमें से कुछ फुटपाथ या ठेके पर दुकान करने लगे और कुछ रिक्शा किराए पर चलाने लगे। अब मिल खुले या बंद रहे, इनकी बला से जो लोग यह नहीं कर सकते थे वे रात दिन चिंता में डूबे मिल से मिले आखिरी भुगतान की रकम को धीरे धीरे कुछ इस तरह से खा रहे थे जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हों। अफसरों ने भी इधर उधर नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया।
उनमें से जो टेक्निकल हैंड थे उन्हें तो मुश्किल नहीं थी, मगर गर्ग साहब जैसे कहाँ जाते। पूरे देश में एक एक करके मिल बंद होती जा रही थी, तो श्रम कल्याण अधिकारियों का कल्याण होना टेढ़ी खीर थी। अब कुछ ना कुछ तो करना था। वे पुराने एलएलबी थे, कुछ दिन वकालत भी की थी, सो घर बैठने की बजाय एक परिचित वकील बस्ती के बस्ते पर जाकर बैठने लगे। खाली से तो बेकार भली। हमारे घर में अब यह एक अप्रिय प्रसंग हो गया था। अव्वल तो कोई यह राग छेड़ता नहीं था, लेकिन अगर गलती से छेड़ ही दे तो माँ का मूड एकदम खराब हो जाता। उनका सिर दर्द से फटने लगता। दर्द से कराते हुए कहती, अरे वह लौकी के तेल वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा? दिखे तो जरूर ले आना, उससे बड़ा आराम मिलता है। कुछ महीने मिटेंगे भाषणबाजी और हवाई आश्वासनों के सहारे मिल के गेट पर तथाकथित संघर्ष चलता रहा। फिर जैसे टाई टाई फिस नई यूनियन के युवा नेता एकाएक विलुप्त हो गए। उन्हें कोई खोजना भी नहीं चाहता था। एक अपुष्ट हवा यह थी कि मिल बंद कराने के लिए लाला ने उन्हें लाखों रुपए दिए थे। अचानक बोनस की मांग को लेकर वे युवा नेता आसमान से तो नहीं टपके थे, बाकायदा योजनाबद्ध ढंग से भेजे गए थे। आगामी चुनाव के लिए पार्टी को पैसा चाहिए था और मिल मालिकों को मिल की जमीन, जिसकी कीमत आसमान छू चुकी थी। दशकों पहले कौड़ियों के भाव ली गई जमीन अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुकी थी। देखिए, अफवाहें भी निराधार नहीं होती। जब मिल को चलवाने की खींचतान ठंडी पड़ गई थी तो एक दिन ट्रक भरकर पीएसी आ गई। कुछ लोग धरना देकर बैठ गए, लेकिन अंदर काम चलता रहा। नेताओं ने प्रतिज्ञा की कि मशीनें गेट से बाहर नहीं जाने देंगे। 2-3 दिन बाद मशीनें खुलकर वह टीम चली गई तो दीवारें गिराकर मलबा बनाने वाले मजदूर आ गए। अंदर तोड़फोड़ होती रही, बाहर धरना, और नतीजा यह है कि गेट से बाहर कुछ भी जा नहीं सका। मिल मालिकों को भी ऐसी जल्दी नहीं थी, उनका मकसद पूरा हो गया था। मिल का पूरी तरह संहार हो चुका था। मलबा तो कभी ना कभी निकल ही जाएगा। सच पूछा जाए तो कहना होगा कि इतनी बड़ी और चलती हुई अच्छी खासी मिल के बंद होने को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। जब तक बेआसरा हो गए मजदूरों ने एक ने कर्ज में डूबकर आत्महत्या नहीं कर ली। उसकी मृतदेह को नेता लोग मिल के सामने रखकर धरने पर बैठ गए। एक बार फिर वातावरण में उत्तेजना व्याप्त हो गई। जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और एक त्रिविपक्षीय वार्ता की भूमिका बनी। जिला अधिकारी ने अहेतुक कोष से पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने की घोषणा करके बलि का बकरा बने कामगार की अंत्येष्टि करवाई। त्रिपक्षीय वार्ता की खबर पाकर बहुत से लोग अपने अपने घर गांव से लौट आए। वार्ता ने मिल मालिकों ने मिल को फिर से 1 रुपए में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा, चाहे सरकार ले ले या मजदूर यूनियन। सरकार की ओर से पुनः सुझाव दिया गया कि सभी कर्मचारी और अधिकारी अपना अपना अंशदान देकर मिल को सहकारिता के आधार पर चलाएं। प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की संभव सहायता दी जाएगी, यहाँ तक कि संचालन के प्रारंभिक वर्षों में बिक्री कर आदि में छूट भी दिलवाई जा सकती है। मगर उस वार्ता में शामिल तीनों पक्ष जानते थे कि चील के घोंसले में मांस नहीं बचा है। ज्यादातर मजदूर ही नहीं, अफसर भी पीएफ और ग्रेच्युटी की राशि का बड़ा हिस्सा जिंदगी की निरंतर जलती भट्टी में झोंक चुके हैं। उसके बाद रह रहकर 3-4 आत्महत्याएं हुई, मगर अखबारी बयानबाजी और घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ और नहीं हुआ। सही बात तो यह है कि कुछ भी हो सकता था। कुशल शिकारियों के एक मिले जुले दल ने पेशेवर हाँकने वालों को लगाकर आराम से ऊंची मचान पर सुरक्षित बैठकर अपनी विश्वसनीय बंदूकों से अचूक निशाना साधा था। इस कांटे का कोई उपाय नहीं था। हमेशा गुलजार रहने वाला मिल के गेट के सामने अब इक्के दुक्के बैठकबाजी राम अवतार की दुकान पर चाय के बहाने लगभग मातमी माहौल में कभी लाला को, कभी नेताओं को, तो कभी भाग्य को कोसते नजर आते। वह बड़ी कढ़ाई जिसमें हर समय पकौड़े बनते रहते थे, दुकान के सामने मंजी धुली पड़ी रहती। राम अवतार का धंधा ही नहीं, दिल भी बैठ गया था। जाने कितने लोग उधार खाकर भाग गए थे। जो नहीं भागे उनसे भी वसूली की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे ही राम अवतार को दिल का दौरा पड़ा और वह हताशा की भयावह यंत्रणा से हमेशा के लिए छुटकारा पा गया। उसकी औरत का दारुण चित्कार उजड़े हुए दयार में देर तक गूंजता रहा। फिर कुछ दयानतदार लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए चंदा जुटाने में लगे। माँ भले ही ऊपर से बेरुखी का आवरण ओढ़े रही, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत नरम था। जब गर्ग परिवार एकदम निश्चेत होकर बैठ गया तो उन्हें अखरने लगा।
मिल बंद होने के बाद उन लोगों की तरफ से बराबर संकेत आते रहे कि इस आपदा में मांगलिक अनुष्ठान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यथाशक्ति डिसेंट मैरिज करेंगे। हाँ, अगर मिल चल जाती तो निश्चित रूप से सोने पर सुहागा होता। छोटे भाई की नौकरी के लिए गर्ग साहब ने पूरा जोर लगा दिया था, हो भी जाती। स्वभाव और परोक्ष रूप से की गई टिप्पणियों के माध्यम से यह जता दिया कि हम लोग तो दोनों तरह से ही नुकसान में रहे। बगैर दान दहेज के संबंध इसलिए मंजूर किया कि चलो एक लड़का ठौर ठिकाने से लग जाएगा। अब तो उससे भी गए। अब तो समझो जो करना है सेंत मेंत में करना है, आगे की कोई खास उम्मीद भी नहीं दिखाई देती। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता गया और अवसाद की स्थिति पैदा हो गई। मुझे और पिताजी को यह न्यायोचित नहीं लगा, लेकिन यह पूरी तरह माँ के अधिकार क्षेत्र का विषय था। मिल मजदूरों के साथ हो रही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से माँ विचलित होती गई। अगर कोई मिल कर्मचारी ठेला लेकर कुछ बेचने आता तो बगैर भाव ताव किए सौदा खरीद लेती। घर परिवार लंबी चुप्पी से बेचैन थी, मगर मौन साधे रहे, अपने दिल की बात दिल में ही रखे रहे। हम लोगों को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वे व्यथित हैं और चाहते हैं कि उस ओर से बात चलाई जाए। एक दिन अचानक उनके सब्र का बांध टूट गया। जिस दिन मिल से मलबा लादकर बाहर जा रहा था, उन्होंने मेहरी के बहाने पूरे घर को सुनाकर कहा, किसी के दिए लिए से किसी का घर बढ़ता है क्या? जिसके पूत कमाऊ है उसे किसी से कुछ मांगने तुंगने की भला क्या जरूरत? हम लोग सुनकर पहले तो हैरान हुए, फिर मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दोनों घरों में वही मेहरी बर्तन मांजती थी। वह काम करके जाने लगी तो माँ ने उसे कुछ खाने का सामान देते हुए कहा, अरे गर्ग मेम साहब को कहना कि श्वेता को भेजे एक दिन। महीना हो गए लड़की का मुंह देखे, कुछ समझता है तो समझे। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। मेहरी पल्लू कमर में खोसकर मुस्कुराती हुई चली गई। तभी किसी ने बाहर ताजा मुलायम लौकी ले लो की आवाज लगाई। माँ ने मुझे बाहर जाकर उसे रोकने को कहा, शायद लौकी की जरूरत थी। बाहर निकलकर मैंने साइकिल के कैरियर पर टोकरा लादे लौकी वाले को आवाज देकर बुलाया। उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। यह वही व्यक्ति था जो गेट पर लौकी का तेल बेचने आता था। मैंने पूछा तो हंसकर बोला, अरे मिल क्या बंद हुई, मेरा तो धंधा ही ठप हो गया। गांव देहात के मजदूर तेल खरीदते थे, अब उन्हें खाने के लाले पड़ गए। शहरी लोग लौकी कद्दू के तेल की तासीर नहीं जानते। अब कटरी में सुबह सुबह ताजा लौकी लेकर आता हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए, पेट भरने के लिए कुछ तो करना है। तब तक माँ आ गई। उन्हें बताया कि यही है लौकी के तेल वाली। तो उन्होंने उससे एक बोतल तेल लाकर देने के लिए कहा। उसने खुश होते हुए कहा, माँ जी आज तो लौकी की सेवा लीजिए, किसी दिन आपको शुद्ध तेल भी लाकर दूंगा। उधर गर्ग मेम साहब ने भी ऑर्डर दिया है, वो भी आपकी तरह सिर दर्द से परेशान है। उसी दिन शाम को श्वेता हमारे घर आई और बहुत देर तक माँ से बातें करती रही। बाद में माँ ने ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना बताया कि गर्ग साहब की नौकरी चेन्नई की एक कपड़ा मिल में लग गई है और जल्दी ही वहां जाने वाले। वहां मिल में भर्ती करने का काम भी इन्हीं के पास होगा। उस रात चेन्नई की दूरी की बात सोच सोचकर माँ के सिर में भयंकर दर्द हुआ। लेकिन अब लौकी का तेल कहाँ था? भगवान जाने वह तेल लेकर कब आएगा।